हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2 इज। कॉलम 1 में क्या लिखा हुआ है, पहला ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट है। तो ए पार्ट में द इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स इज। तो एफ एक्स का इवन एक्सटेंशन लिखना है ना। बी पार्ट में क्या, द ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स इज। तो ये सेम फंक्शन है, उसका ऑड एक्सटेंशन लिखना है। सी पार्ट में क्या, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए इज लेस देन बी। ओके, वेर ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर क्या 1 3 5, देन आर ओ आर इनवर्स इज। तो आपको आर ओ आर इनवर्स की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। और डी पार्ट क्या है, लेट पी 1 कॉमा 2 एंड लेट क्यू पी क्रॉस पी डिफाइंड define the relation R on Q as follows: E, B, R, C, D. If and only if AD is equal to CB, then relation R is। इसका टाइप बताना है ना। रिलेशन R क्या है, किस टाइप का है। ठीक, तो शुरू करते हैं, वन बाय वन करते हैं हम लोग। तो पहला और दूसरा पार्ट ए और बी में क्या है, इवन और ऑड एक्सटेंशन लिखना है। तो पहले तो इवन और ऑड एक्सटेंशन लिखना आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं। इवन एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है ना। एक एफ एक्स क्या है, ये डिफाइंड क्या है, एक्स की वैल्यू जब क्या है ए से बी के बीच में डिफाइंड है ना। एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में डिफाइंड है। तो इसका जो इवन एक्सटेंशन होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो एफ ऑफ ई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ ई एक्स है ना, एफ ई एक्स ऐसे। इवन एक्सटेंशन, तो इवन एक्सटेंशन लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, a से b लिखो, है ना, a से b, और ये एफ एक्स लिख दो। उसके बाद फिर क्या करो, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है। और यहाँ पे क्या करो, x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका b से a। ठीक, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम सही से लिखें, इसको माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, सी हो जाएगा आपका एक्स, और ये माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इवन एक्सटेंशन आ गया। एफ एक्स जब ए से बी में है तो एफ एक्स प्लॉट करना है, और जब माइनस बी से माइनस ए में है तो क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स को प्लॉट करना है। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, एफ ओ एक्स। ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, सेम कहानी। इसी के लिए, इसी फंक्शन के लिए हमें अगर ऑड एक्सटेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये एफ एक्स को लिखो जब एक्स की वैल्यू क्या है ए से बी के बीच में। इसके लिए कोई पंगा नहीं है ना, ए से बी के बीच में हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, ये वाला, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है। ठीक, दूसरा पार्ट लिखेंगे माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है, और एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका, ये कर चुके हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी से माइनस ए होगा, है ना, माइनस ए होगा। तो ये आपको कहानी पता होनी चाहिए, है ना, इवन और ऑड एक्सटेंशन लिखना आना चाहिए। अगर ये बात पता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना सिंपल सा। अब जैसे पहला वाला फंक्शन है, देखो ध्यान से, क्या एफ एक्स क्या है, ये है। अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम उस इंटरवल में डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे हमें लिखना है इसका, पहले वाले पार्ट कर रहे हैं, तो हमें इसका लिखना है इवन एक्सटेंशन है, तो एफ ई एक्स कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करो, पहले तो ये फंक्शन पूरा ऐसे छाप दो, एक्स मॉड एक्स है ना, एक्स मॉड एक्स, और एक्स क्या है 0 से 1। ठीक, 0 से 1 है। और उसके बाद फिर क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या है 2x³ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो लिखना ही। उसके बाद फिर क्या करो, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो यहाँ पे माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पे माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स, और मॉड के अंदर माइनस एक्स, ये हो गया, है ना। और दूसरे वाले में डाल दो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे डाल दो 2 इसके सामने, माइनस एक्स का क्यूब। समझे कि नहीं, तो ये आ गया आपका पूरा। अब ये इसको सही करेंगे हम लोग, है ना। देखो इसको अगर हम सही करके लिखें तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है। तो ये तो रहेगा। अच्छा 0 से 1 के बीच में है, देखो हमारा जो x क्या है 0 से 1 के बीच x मॉड x लिखा, तो जब x 0 से 1 के बीच है तो क्या होगा x मॉड x, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, x मॉड x को आप सिंपली x भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। x मॉड x को सिंपली x इंटू एक्स लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड हट जाएगा। तो 0 से 1 है ना, 0 से 1 हो गया। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या है 2x क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा देखो जब माइनस यहाँ पे माइनस एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 0, -1 से 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस एक्स, और ये जब x की वैल्यू -1 से 0 है तो माइनस एक्स मॉड के अंदर माइनस एक्स, तो सिंपली माइनस एक्स का मॉड के अंदर माइनस एक्स को सिंपली x लिख सकते हो। और जब x बाहर आएगा, x क्या है -1 से 0 के बीच वाला नंबर है, तो x नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या आएगा -12x आएगा। तो माइनस एक्स तो बाहर था, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा चीज़ देखो, तो ये इसको आप ध्यान से देखो, इधर हम कर सकते हैं -x, इसको मॉड x लिख लें, मॉड के अंदर है माइनस एक्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिख रही है -1 से 0 के बीच है, तो -1 से 0 के बीच अगर x होगा तो अगर हम मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -12x, तो -x इंटू -x क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो सीधे सीधे लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद फिर अगला क्या है -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा, सिंपल सा ना। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा -2x क्यूब हो जाएगा, -2x क्यूब आ गया। ये तो बड़ा अच्छा सा आ गया, देखो -2। अब यहाँ पे 0 से 1 में जब x है तो x स्क्वायर है, -1 से 0 के बीच में अगर है तब भी x स्क्वायर ही है, तो बहुत बढ़िया है ना। और देखो क्या है यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो 2x क्यूब है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी तो -2x क्यूब है। तो इस चीज़ को ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या है इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ये 4 पार्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये ऐसे हमारा, एक सेकेंड, ये वाला 0 से 1 और -1 से 0, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, देखो दोनों फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर है, और x 0 से 1 है और x -1 से 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड x, इसको कंबाइन करके 0 से 1 है x और -1 से 0, तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं मॉड x लेस देन 1 लिख लें, ऐसा लिख सकते हैं। मॉड x को खोलेंगे लेस देन 1 को तो -1 से 1 आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इन दोनों सिचुएशन में फंक्शन तो हमारा एक्स स्क्वायर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0 से 1 हो, -1 से 0, 0 से 1 में फंक्शन का एक्स स्क्वायर, तो इसको देखो ऐसे लिख लिया स्टाइल से ना, कम में हो गया। अब दूसरा ये वाला और ये वाला देखो जरा, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है के बराबर 1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है -1 के बराबर है, -1 से छोटी है, तो 2x क्यूब है -2x क्यूब है इसमें। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2 लिखो मॉड x क्यूब लिख लो, 2 मॉड x क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 के बराबर या -1 से छोटी, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 के बराबर है 1 से बड़ी। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे तो ये मॉड हट जाएगा ना, तो -2x क्यूब आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर 1 से बड़ी लेंगे तो सिंपली 2x क्यूब आ जाएगा। तो इस सिंगल एक्सप्रेशन से आपको ये दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो 4 पार्ट में डिफाइंड है इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया, तो ऑप्शन में यही वाली स्टाइल में लिखा हुआ है ना, समझ आ गया। तो ये आपको इवन एक्सटेंशन मिल गया ये वाला। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है, ऑड एक्सटेंशन। तो देखो बी पार्ट में क्या है, ऑड एक्सटेंशन लिखना है, तो इसको हम लोग FOX ऐसे लिख लेते हैं, FOX। अब इसमें क्या करना है आपको पता है, बस यहाँ पे fx तो वैसे ही छापना है, और बस क्या करना है -f ऑफ -x लिखना है। तो इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ध्यान समझना। तो हमें क्या करना है, ये पहला और दूसरे वाले में तो कोई पंगा नहीं, पहला और दूसरा मतलब लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है ना, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 1, जो चीज़ में कोई चेंज नहीं वो चुपचाप लिख लो। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको भी ऐसे लिख लिया 2x क्यूब, है ना। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू क्या आई थी, देखो
यहाँ -x का मॉड और एक माइनस आगे लगाना है। तो जब एक माइनस आगे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था, है ना, तो माइनस लगाएंगे तो -x² आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे एक माइनस लगेगा, क्योंकि देखो एफ ऑफ -x के लिए x² है, तो माइनस आगे लगा देना है, तो यहाँ -x² हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसका यूज कर लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 0, ठीक। और दूसरी कंडीशन ये देखो जरा, लास्ट वन, यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे तब क्या होगा, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2x³ आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू <= -1। अब इसको फिर से हम लोग अगर मर्ज करके लिखना चाहें, जैसे हमने ऊपर वाले को लिखा है, तो लिख सकते हैं आसानी से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x 0 से 1 में, है ना, -1 से 0 में एक x², एक मॉड x² है, ठीक। और 2x³ 2x, x के लिए 1 से बड़ी और -1 से छोटी, इसमें कोई फंक्शन नहीं बदल रहा है ना। तो x > 1 या x क्या <= -1, इसको कंबाइन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड x > 1। और इन दोनों सिचुएशन में जो फंक्शन है 2x³ है ना, मॉड x > 1 को खोलेंगे तो x > 1 और x <= -1 आएगा, और दोनों सिचुएशन फंक्शन क्या है, 2x³ है, 2x³ लिख लिया आपने, है ना। तो ये हो गया। और दूसरा, जब x की वैल्यू 0 से 1 है और क्या है, -1 से 0 है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, मॉड x <1, है ना, मॉड x <1। तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -1 से 1, और -1 से 1 में क्या होगा, x की वैल्यू -1 से 0, फिर 0 से 1। तो यहाँ पे जो x² -² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x mod x टाइप से लिख लें, देखो x mod x लिख लेते हैं। अब ये खोलने पे आएगा क्या, यही तो फायदा उठाना। देखो जब x की वैल्यू क्या होगी, mod x की वैल्यू यहाँ जब ओपन करेंगे तो आएगा -1 से 1। तो जब x हमारा -1 से 0 के बीच में होगा, ध्यान से देखो, जब इसे हम खोलेंगे तो ये आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 1। तो इससे दो हिस्से होंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 0 कर लो, है ना, और ये क्या कर लो आप, x की वैल्यू 0 से 1 कर लो, है ना। ये अब -1 से जब 0 होगी तो x क्या है, निगेटिव लेना है हमें, और x निगेटिव लेंगे तो क्या आना चाहिए, -x² आना चाहिए। तो देखो इस सिचुएशन में जब ये मॉड हटाएंगे, x -1 से 0, तो इसका जो मॉड हटेगा तो क्या आएगा बताओ, -x आएगा, क्योंकि x निगेटिव तो मॉड हटा के -x लिखेंगे तो -x² मिल जाएगा आपको। तो ये वाली बात सही हो गई, ये वाला आ गया। और जब 0 से 1 होगा तो x मॉड हटा के सिंपली x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो ये वाली बात सही हो गई, ऊपर वाली ये सही हो गई। तो इसको कंबाइन करके हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये आपका इवन एक्सटेंशन ऊपर हो गया, ऑड एक्सटेंशन नीचे हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका लिख लिया। ऑप्शन मैच करा लेते हैं, ऑप्शन तो मैच करा ही लेंगे बाद में, पहले अगला पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ऐसा क्यों किया है ना, इतना मतलब ये जैसे पहले से आ गया था, ये 4 हिस्सों में आ गया था, 1 2 ये 4 पार्ट में, है ना, नॉन यूनिफॉर्मली। फिर हमने इसको ये मर्ज ये सब क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए तो आप ये लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और आपसे काम करवा लिया, मर्ज कर दिया, जिससे आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं थी, सिंपल से कर लिया आपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगला सी पार्ट में क्या, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड एज आर ए बी, ए बिलोंग्स टू ए लेस देन बी। आर दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 1 3 5। तो आपको आर ओ आर इनवर्स निकालना। तो सबसे पहला तो काम है कि हमें पहले आर को डिफाइन करना है ना। तो सबसे पहला तो काम यह है कि हम आर को डिफाइन करें। आर ऐसा लेना कि इस तरीके का, ए लेस देन बी लेना है। तो आर रिलेशन आएगा कहाँ से, ए क्रॉस बी से आएगा। तो ए क्रॉस बी में हमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर उठाने जिसमें ए लेस देन बी हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 1 नहीं ले सकते ना, 1 3। तो जो जो लिख सकते हैं इसके अंदर, मैं आर को डिफाइन कर लेता हूँ ना। इसको ध्यान में रखना है आपको, यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने, मतलब ए लेना कहाँ से, सेट ए से, और बी वाला एलिमेंट कहाँ उठाना है, सेट बी से उठाना है। और ऐसा उठाना है कि ए लेस देन बी रहे। तो जितने आ सकते हैं वो लिखो, जिससे आप ले सकते हो 1 1 नहीं ले सकते, 1 3 ले सकते हैं। तो 1 3 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, बिल्कुल सही। ओके, अगला क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ से 2 1 नहीं ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं ना। उसके बाद फिर क्या ले सकते हैं, बस अब 3 1 नहीं ले सकते हैं, 3 3 नहीं ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 3
5 ले सकते हैं क्योंकि ए लेस देन बी है ना, और खत्म। 4 देखो 4 1 नहीं ले सकते, 4 3 नहीं ले सकते, 4 5 ले सकते, 4,5 ले सकते हैं, है ना, ये ले सकते। तो आपने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, आर डिफाइन कर लिया। अब देखो आर के अंदर क्या है, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5, इसमें कोई रिपीट तो कर नहीं रहा, ठीक। 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5 3, ठीक, ये हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए आर इनवर्स डिफाइन करो, है ना, देखो यहाँ पे आर इनवर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आर इनवर्स ओ आर इन, इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब आर के अंदर क्या है, आर इनवर्स, है ना, ऐसा है, क्लियर। तो इसको भी समझते हैं, पहले तो आर इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो आर इनवर्स निकाल लेते हैं, है ना। आर इनवर्स करना क्या होता है, आर इनवर्स में बस चुपचाप क्या करो, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर घुसो और उसके एक्स वाई एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, है ना, तो यही करना है आपको। तो इसको चेंज करना, तो क्या हो जाएगा 1 3 तो 3 1 कर लो, है ना, खत्म। उसके बाद 1 5 तो 5 1 कर लेते हैं ना, ये आर इनवर्स है, बहुत सिंपल है। 2 3 है तो 3 2 कर लो, और 2 5 तो 5 2 कर लो, है ना। और क्या होगा, 3 5 है तो 5 3 कर लो, है ना, 4 5 है तो 5 4 कर लो, क्लियर, ठीक। अब आर ओ आर इनवर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ऐसा है, समझना आप, आर बाहर है, उसके बाद फिर क्या है इसके अंदर, आर इनवर्स, ठीक। अब इस वाले का आर इनवर्स का इनपुट, इसका इनपुट, है ना, इसका जो आर इनवर्स में इनपुट जा रहा, ठीक, तो इस आर इनवर्स में जो इनपुट जाएगा, यहां से जो निकल के आएगा ये क्या होगा, आउटपुट आएगा, और आउटपुट ये आर के लिए इनपुट का काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट इनपुट ऑफ आर। तो ये जो आर इनवर्स का इनपुट डालेंगे, है ना, आपको ऐसे जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझना। तो जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, जो ऑर्डर पे लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, इनपुट लिखेंगे किसका, इनपुट ऑफ आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट ऑफ आर, इनपुट ऑफ आर इनवर्स और आउटपुट, ये इस तरीके के ऑर्डर पे आ जाएगा। सबसे पहले हम आर इनवर्स का इनपुट देखेंगे, और फिर जब आर इनवर्स का जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, आर के इनपुट में डालेंगे, और फिर उससे जो आउटपुट मिलेगा फाइनल यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉलो करेंगे रूल, ठीक है ना। आर इनवर्स का मतलब ये हो गया। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे देख के और एक दूसरा एरो डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से, अब आर इनवर्स हमारे पास ये है, देखो अब आपको क्या समझना है, आर इनवर्स ओ आर लिखना है, सॉरी आर आर इनवर्स लिखना है, आर ओ आर इनवर्स लिखना है ना, देखो आर ओ आर इनवर्स लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम आर इनवर्स के अंदर जाएंगे, इसका इनपुट देखो ध्यान से, इसका पहले वाले ऑर्डर पेयर का इनपुट क्या 3 है, 3 पे आउटपुट क्या निकल रहा, 1 निकल रहा, 3 इनपुट है, चुपचाप यहाँ पे लिखो, है ना, 3 लिख दिया, 3 पे आउटपुट 1 निकल रहा। अब देखो आर में जो 1 पे आउटपुट क्या है, 1 पे यहाँ पे 3 आउटपुट और एक क्या है 5 आउटपुट है, तो यहाँ पे 3 गया तो 1 निकला, और 1 पे यहाँ पे 3 निकल रहा, और 1 पे 5 निकल रहा, 2 निकल रहे हैं, तो 3 3 और 3 5 लिखेंगे, 3 3 और 3 5 लिखेंगे इस तरीके से। अब ऐसे दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 5 गया तो 1 निकला, और 1 पे1 आर के इनपुट में गया तो 1 पे 3 निकल रहा, 5 निकल रहा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5, है ना, ये वाले। अभी लिखना अगर कोई रिपीट करेगा तो हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पे 3 2, यहाँ पे जब आर इनवर्स में 3 गया तो 2 निकला, और 2 क्या होगा आर के लिए इनपुट का काम करेगा, और यहाँ पे 2 पे क्या निकल रहा 5 निकल रहा, बस एक 2 पे सॉरी 3 और 5 निकला दोनों, तो 3 3 और 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5, है ना, तो ये हो गया। अभी हम लिख ले रहे हैं, जो रिपीट करेंगे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया 5 इसमें डाला, 5 पे 2 आया, और 2 पे क्या मिल रहा है यहाँ पे 5 मिल रहा, और 2 पे 3 मिल रहा, तो 5 3 5 5 5 3 5 5, फिर से वही मिल गया 5 3 और 5 5 5 3 5 5, ये फिर से रिपीट करके इसको हटाना पड़ेगा। अभी हम बस देख रहे हैं रख रख के सारे। अब 5 3 इसमें देखो 5 इनपुट लिया हमने,
तो 5 पे आर इनवर्स का जो आउटपुट आया 3 आया, और जब ये गया आर में तो उस पर आउटपुट क्या मिलेगा, देखो 3 पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है, बस 3 5 मिला। तो यहाँ 5 डाला तो 3 आया और 3 पे 5 मिला, तो 5 5 आ गया, 5 5 5 5 आ गया। चलो आखिरी वाला कर लेते हैं, और तो कोई नहीं 5। हाँ 5 डाला यहाँ पे तो 4 आया, और 4 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 पे सिर्फ एकलौती वैल्यू 5 आ रही, तो 5,5 मिल जाएगा ना। 5 डाला तो 4 आया, 4 पे ये 5 दे रहा, तो 5,5 5, सबसे मतलब इनिशियल इनपुट लिखेंगे और सबसे बाद वाला आउटपुट लिखेंगे, है ना। तो इसको आप अच्छे समझ लो। जैसे ये कैसे कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे ये स्टार्ट किया और ये 4 आया, 4 इस पे गया, 4 पे क्या आउटपुट निकला ये, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ और ये वाला, ये इनिशियल इनपुट, ये फाइनल आउटपुट, ये होता है आर इनवर्स, आर इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये बना दिया। अब इसको देखो सही करके लिख लेते हैं, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट रिपीट करते हैं उसको दोबारा नहीं लिखना। जैसे 3 3 3 कितना है, देखो यहाँ 3 3 है, 3 3 यहाँ पे, तो इसको कट कर देते हैं, 3 और 3 कहीं पे दिख रहा है, और 3 3 एक बार 3 3 लिख लिया, है ना। चलो उसके बाद 3 5 है, 3 5 3 5, और कहीं 3 5 दिख रहा है, 3 5 लिख लो एक बार, ठीक। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, 5 3 5 3 5 3 5 3 लिख लिया, है ना, ओके। उसके बाद 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, तो इस तरीके से आपका ये आ गया। तो आर ओ आर इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 3,3, है ना, 3,5 और 5,3, और क्या हो जाएगा 5,5। तो इस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो ये आ गया, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में मैच कर जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट करते हैं हम लोग, डी पार्ट। अगला पार्ट देखो क्या है, तो इस पार्ट में कहा गया कि लेट P 1,2, लेट Q क्या है, P क्रॉस P, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन Q एज फॉलोज, है ना। R क्या है, AB, R ऐसे डिफाइन है, AB R CD, इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू CB। तो रिलेशन R के बारे में बताना है, रिलेशन R क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो चाहे तो हम कहो मतलब ये रिलेशन R को लिख लें, उसके बाद उसको देखें। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग चेक करें, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, P क्रॉस P लिख लेते हैं, क्योंकि P बहुत छोटा सेट है ना, 1,2 ही एलिमेंट वाला, तो P क्रॉस P लिख सकते हैं आसानी से। तो अगर हम Q लिखना चाहें तो Q लिख सकते हैं, देखो P क्रॉस P है, तो ये P क्या हो जाएगा, 1,1 1,2, है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये लिख लिया आपने, ये हो गया। अब ये क्यू एक सेट डिफाइंड है, यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर है इसके, उसके बाद उसका उसमें रिलेशन डिफाइन करना है, क्योंकि आर का ए बी कॉमा सी डी इस टाइप का है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 1 1 1 2 2 1 2 2 निकाल लिया आपने, ये पी क्रॉस पी के। अब एक रिलेशन डिफाइन कहाँ है, आर ऑन क्यू डिफाइंड है ना। तो जो रिलेशन आर है किस पे, क्यू पे, तो मतलब क्यू क्रॉस क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू क्रॉस क्यू निकालना पड़ेगा, उससे रिलेशन आए, मतलब उसके बाद फिर वो आपको वहाँ से वो ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अच्छा AD इक्वल टू CB है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा रिलेशन ये होल्ड करना चाहिए। तो ये वाली रिलेशन के लिए हम देखो तो A और B एक साथ कर लें, तो ऐसे लिख सकते हैं, AD इक्वल टू CB, तो A/B कर लो, इक्वल टू क्या करो, C/D कर लो। मतलब हमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर इसमें से उठाने हैं जिनमें क्या हो, A/B इक्वल टू C/D वाली कंडीशन होल्ड करे। अब इसे मैं एकदम बेसिक तरीके से करना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेसिक तरीके से बताते हैं, बाद में उसको देखेंगे शॉर्टकट कैसे कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रिलेशन आर को लिख ही लेते हैं पूरा, है ना। रिलेशन आर क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो देखो ये जो आर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन आर लिख लेते हैं, जो कहाँ से आएगा, सेट क्यू से आएगा, और सेट क्यू के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा ही, मतलब एक ये एक्स की तरह होगा, ये वाई एक्स कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कॉमा वाई एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। देखो ध्यान से, तो रिलेशन अगर आर हम लिखना चाहें तो A/B इक्वल टू C/D वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कौन कौन मतलब कौन कौन से इसमें से उठा सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
तो पहले तो ये बताओ टोटल क्यू क्रॉस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 16 आएंगे, क्योंकि क्यू में कितने एलिमेंट है? 4 हैं, तो क्यू क्रॉस क्यू में कितने आएंगे? 16 आएंगे। अब उन 16 ऑर्डर्ड पेयर में हमें वो वाले उठाना है जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, समझे कि नहीं? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर उठाना है। तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये वाला होगा 1 1 है ना, कॉमा 1 1, एक ये वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये वाला उठाया। दूसरा क्या होगा? जो जो हो सकते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर क्यू क्रॉस क्यू करेंगे तो 16 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उनमें से देखो कितने 6 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने लिख लिया है समय बचाने के लिए। तो देखो ये 1 1 1 1 ये वाला मिलेगा, है ना? तो 1 ये कर रहा है 1 बाई 1 1 बाई 1, सही है। 1 1 और 2 2, देखो 1 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई 2, सही है, 1 है। 2 2 और 1 1, तो 2 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, है ना, सही है। और ये 2 2 2 2, तो 2 बाई 2 और 2 बाई 2, सही है। 1 2, तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, देखो ये भी सही है। 2 1 2 1 है ना, तो ये भी सही है। 2 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई 1, तो यही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो ये वाली रिलेशन के अंदर आएंगे, है ना, ए बी आर सी डी, जिसमें ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होना चाहिए। अब आर आपके सामने है अवेलेबल, है ना, आर आपके सामने है। तो ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसा है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक्स कॉमा एक्स टाइप का होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो जैसे 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 होना चाहिए, ये रहा। 1 कॉमा 2 है तो 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 होना चाहिए। 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 देखो है, ये भी है। 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 होना चाहिए, तो देखो कहाँ 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1, ये भी है। और क्या है? 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2, ये भी है, ठीक, भी हो गया। तो ये सारे मतलब जितने भी सेट ए क्यू के अंदर एलिमेंट है उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का है, तो ये रिफ्लेक्सिव ओके है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिफ्लेक्सिव डन। दूसरा चीज क्या है? सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होने के लिए अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स इज रिलेटेड टू एक्स टाइप की सिचुएशन हमने चेक कर ली। और रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स क्या है? एक्स कॉमा वाई है, देन y कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो देखो अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, अब सिमेट्रिक वाले के लिए आप ये देखो, जैसे क्या है 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो है ना। और देखो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, ये क्या है? ये अगर इसको हम x माने और इसको y माने तो x कॉमा वाई तो वाई एक्स भी होना चाहिए। ये बगल में बैठा हुआ देखो, ये वाई एक्स बैठा है ना बगल में, हो गया सिमेट्रिक। 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2, तो अगर इसको x माने और ये y है तो देखो ये y है और ये क्या है? एक मिनट, एक सेकेंड, 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 है ना, 1 कॉमा 2 ये x है और ये y है, तो ये सेम है ना, x सॉरी x सेम है ना। x कॉमा x तो इसका उल्टा x कॉमा x है। 2 कॉमा 1 है तो इस 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 है ना, ये और ये सेम, इसका उल्टा करेंगे फिर से वही आ जाए, अवेलेबल है। बस यही एक एक्स्ट्रा था, इसको बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। और तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? अगर x कॉमा वाई है एंड y कॉमा जेड है, देन क्या होना चाहिए? x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन r, है ना। x कॉमा जेड भी r के अंदर होना चाहिए, तो ये ढूंढना है हमें। तो देखो जैसे ये वाला देखते हैं हम लोग, 1 कॉमा 1 है, सॉरी 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 ये है। और उसके बाद फिर 2 2 से शुरू होने वाला कौन है? देखो 2 2 और 1 1 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये पहला वाला और ये आखिरी वाला। देखो ये एक्स वाई है और वाई जेड है, तो यहाँ पे ये और ये आखिरी वाला, तो 1 1 कॉमा 1 1 अवेलेबल है, ये रहा, अवेलेबल हो गया, ठीक। ऐसे अगर हम चेक करें 2 2 1 1 है ना, देखो ये यहाँ पे अगर इसको मान लेते हैं, क्या इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो देखो 2 2 कॉमा 1 1, अब 1 1 से शुरू होने वाला क्या है?
11,2,2 तो 22,22 होना चाहिए, 22,22 ये रहा, मिल गया आपको। एक्स वाई और वाई जेड है तो एक्स जेड अवेलेबल है, मिल गया। अगर हम और भी देख लें 1,2 है, यहाँ पे देखो इस जगह पे 1,2 है और क्या है 1,2 है, तो 1,2 तो वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक्स एक्स टाइप वाला हो गया। एक्स है तो एक्स एक्स है तो एक्स है ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया, सारे हो गए। 2,1 ये भी तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस इन्हीं को दो को चेक करना था। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों बातें हो गई। अब दूसरा तरीका सॉल्व करने का इसका, ये तो हमने इसको पूरा बना के लिखा है ना, दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2। अगर सेट बड़ा होता तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते थे बना के, तो आपको फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। मेथड 2 क्या, देखो तो सबसे पहले हमने ये कंडीशन तो लिख ली, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, ये कुछ इस टाइप की कंडीशन होल्ड कर, ए कॉमा बी है ना, इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी टाइप का। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको दिख रहा है कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये ए बाई बी, अब इसको ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, ए बाई बी के बराबर होगी, ओके ठीक। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसमें अवेलेबल होंगे। या फिर अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो सेम वाले, जैसे आप ऐसे कर लो, और ये वाले भी अवेलेबल होंगे, ए कॉमा ए है ना, जैसे ए कॉमा ए और ए कॉमा ए। तो ये वाले भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें अवेलेबल होंगे। जैसे ए बाई ए करोगे तो ए बाई ए, देखो ये बात होल्ड कर रही है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, तो आर डन, ओके रिफ्लेक्सिव डन ठीक। दूसरा चीज सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, देखो सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है ना, अगर ए कॉमा बी है और इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी है ना, इस टाइप का अवेलेबल है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान डी, ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, ये होल्ड कर रहा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी अपान डी इक्वल टू ए अपान बी लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, फिर ये लिख सकते हैं आर सी कॉमा डी है ना और ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। तो अगर ये बात है ना, ये होल्ड करे तो ये भी होल्ड करेगी, तो ये हो गया। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, समझे कि नहीं, सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा क्या, अगर हमें ट्रांजिटिव लिखना है, ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग मान लेंगे कि जैसे ए बी है, ए कॉमा बी, ये वाला चीज़ अवेलेबल है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी है ना, ऐसा, एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ये ई कॉमा एफ, ये वाला चीज़ अवेलेबल है ना, ये चीज़ अवेलेबल है। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है और सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा, तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए बाई बी की वैल्यू ये तो है ही है, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या है, सी बाई डी के बराबर है। एंड और देखो यहाँ सी डी आर ई एफ है, तो इसका मतलब सी बाई डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ई बाई एफ के बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सी बाई डी, देखो सी बाई डी, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ ये आपस में, अगर ये सी बाई डी ए बाई बी के बराबर है, सी बाई डी ई बाई एफ के बराबर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ए बाई बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई एफ के बराबर हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कौन सा, ए कॉमा बी और ये ई कॉमा एफ, ये तो ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये अवेलेबल होगा, ये भी एलिमेंट हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात होल्ड करी, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन लिखा, ये एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ठीक। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया। तो ये जो पहला तरीका बताया था, इसमें हमने सेट छोटा था इसलिए हमने पूरा इलस्ट्रेट कर दिया सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, इस टाइप का आ रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। तो हमने ऑप्शन मैच करा लिया। तो ये है, ए के सामने पी आ रहा है ना, बी के सामने क्यू है और सी के सामने आर है और डी के सामने क्या यू है। तो सेकंड ऑप्शन देखो, पी क्यू आर यू लिखा हो, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।